हेलो बेटा, मैं शिवम तिवारी आपके साथ द कॉमर्स हब से ऐड हुआ हूँ। हम लोग ध्यान रखेंगे, कॉस्टिंग में पढ़ लिए हैं यूनिट कॉस्टिंग, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया टेंडर प्राइस, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है रिकन्सिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ जाओ फिर हम लोग बात करते हैं रिकन्सिलिएशन पर। देखोगे, रिकन्सिलिएशन में कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर लिए थे पूरा। आज हम लोग जानेंगे कैसे रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करते हैं या क्या रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कैसे लगाए जाएंगे, ये सारी बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है ये। ठीक है, चलो सब लोग, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिकन्सिलिएशन की। देखो, याद होगा आपको, हम लोगों ने क्लास 11 में नया टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसी तरह हम लोग कॉस्टिंग में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट। है ना, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, रिकन्सिलिएशन कर रहे हो किसका, कॉस्टिंग रिकॉर्ड का, किसके साथ, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ। अच्छा, यहाँ पर मेनली हमको क्या चेक करना है, यहाँ पर मेनली हमको ये चेक करना है कि वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट मैच नहीं करता है। हमको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखोगे, अगर हम लोग कॉस्टिंग अकाउंट या कॉस्ट रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके जो रूल रेगुलेशन है वो अलग है ना। ये क्या है, बिल्कुल अलग है। किससे, फाइनेंशियल अकाउंट का। अगर आप ध्यान रखो, फाइनेंशियल अकाउंट के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। ध्यान रखोगे आपकी, फाइनेंशियल अकाउंट का भी जो रूल रेगुलेशन है वो बिल्कुल अलग है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर आप ध्यान दो, यहां पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और तरह से होता है और यहां पर और तरह से होता है। यहां पर डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हो, बट यहां पर जनरली क्या, हमको रिटन डाउन वैल्यू मेथड एडॉप्ट करना पड़ता है ना। फिर ध्यान रखो, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल नेचर के आइटम है जो हम केवल कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और केवल कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो, इन सब नेचर के वजह से हमारा कॉस्टिंग अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है बिल्कुल अलग होता है। हम लोग इस चैप्टर में केवल एक ही चीज पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल अलग आ रहे हैं, और हम उनको कैसे, या क्या अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन है जिसको फॉलो करते हुए उसको एक करें। ठीक है, तो हमारा फोकस कहां पर रहेगा, मेनली यहीं पर रहेगा कि कैसे दोनों अकाउंट के प्रॉफिट को या लॉस को हम एक करें। क्योंकि देखो, अगर दोनों अकाउंट का फाइनेंशियल और कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग अलग होगा तो जो इन्वेस्टर है, हमारे जो पर्सन है, क्या करेंगे, उस पर बिलीव कम करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर मतभेद की उत्पन्न होगी और हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के प्रति लोग विश्वास नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नया मेथड अडॉप्ट किए जिसका नाम क्या है, कॉस्टिंग में रिकॉन्सिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में। पढ़ोगे सब लोग इसको फटाफट। सबसे पहले इसका मीनिंग देखोगे, रिकन्सिलिएशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय प्रॉफिट रिवेल्ड बाय टू सेट्स ऑफ बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स एज वेल एज कॉस्टिंग बुक्स, are tallied to ascertain the reason for disagreement of the two profit। देखो, रिकन्सिलिएशन अकाउंट जो बनाने का हमारा प्रोसेस है उसका मेन एम क्या है कि जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड है और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है और उस दोनों के डिफरेंस के बीच रीजन क्या है, तो फाइंड आउट करते हुए हमको दोनों प्रॉफिट को या दोनों लॉस को कंपेयर करके एक करना है, और उसके पीछे जो जो रीजन है, दोनों डिफरेंस आ रहा है, उसको फाइंड आउट करके दोनों प्रॉफिट को और लॉस को एक कर देना है। बस इतनी बात मैं आपसे बताना। आगे बढ़ोगे, ध्यान रखोगे, अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जब हम लोग फॉलो करते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, तो वहां पर क्या करते हैं, दोनों अकाउंट को मर्ज कर देते हैं, कंपोजिट कर देते हैं। ठीक है, और देयर आर नो सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट।
ठीक है, वहां पर हम लोग अलग अलग कॉस्टिंग और फाइनेंशियल के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि दोनों अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक सिंगल प्रॉफिट और लॉस को पता लगाना। फिर बात करोगे अंडर नॉन इंटीग्रेट अकाउंटिंग सिस्टम। देखो अकाउंटिंग सिस्टम दो तरह का है, एक है इंटीग्रेटेड और एक है आपका नॉन इंटीग्रेटेड। तो हमको पता करना है जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है में कैसे हम कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के प्रॉफिट को एक करें। तो ध्यान रखोगे अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम द प्रॉब्लम ऑफ रिकंसिलिएशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ रूल और बोथ द अकाउंटिंग। देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस का अलग अलग आने का रीजन है, कॉस्टिंग अकाउंट हमारा कुछ प्रॉफिट और शो कर रहा हो और फाइनेंशियल अकाउंट कुछ प्रॉफिट और शो करेगी, और दोनों के पीछे का रीजन क्या क्या है, उन सभी रीजन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया और उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे पहला रीजन क्या है, फाइनेंशियल आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग। कुछ ऐसे फाइनेंशियल आइटम हैं जैसे वो इनकम में ये सारे और एक्सपेंस में ये सारे, जिनको हम कॉस्टिंग के रिकॉर्ड में ऐड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से प्रॉफिट और लॉस आना स्वाभाविक है। ठीक है, देखो ये सारे आइटम अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए होगे तो वहां पर हम लोग बोनस को, डिविडेंड पेड को, एप्रोप्रिएशन जो सिंकिंग फंड का है, प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो रहा है जनरल रिजर्व का, प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना, या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इस तरह के बहुत सारे खर्चे, इनकम टैक्स का प्रोविजन हो गया है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हो गया, इस तरह के बहुत सारे आइटम को आप वहां पर रिकॉर्ड नहीं करते हो बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो, जिसके वजह से कॉस्टिंग में जब आप रिकॉर्ड नहीं किए हो, एक्सपेंस को एलोकेट नहीं किए हो, अगर ध्यान रखो कोई एक्सपेंस आप किसी रिकॉर्ड में फुलफिल नहीं कर रहे हो या नहीं रख रहे हो, अगर एक्सपेंस जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोगों ने इन रिकॉर्ड को कॉस्टिंग में नहीं मेंटेन किया तो हमारा कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा शो करा होगा कि नहीं शो करा होगा, का इम्पैक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर क्या शो करा होगा कि हमारा फाइनेंशियल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारा प्रॉफिट कम शो करा होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो हम उन रीजन को फाइंड आउट करें और उसके द्वारा जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, ट्रेंड के गैप को एक करने की कोशिश। ठीक है, देखोगे एक्सपेंस में कुछ ऐसे खर्चे, जैसे हमने आपको जब यूनिट कॉस्टिंग पढ़ाई है, यूनिट कॉस्टिंग के जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं आपको, एकदम पीछे वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो पीछे वाले चैप्टर मैंने इन सब चीजों को लिखाया हुआ है। जैसे देखोगे गुडविल राइट अप कर रहे हो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट अप कर रहे हो, ये एक्सपेंस ऑफ शेयर एंड डिवेंचर को राइट अप कर रहे हो या अंडर राइटिंग कमीशन को राइट अप कर रहे हो, तो ये सभी खर्चे पीएल में डेबिट होंगे। पर ध्यान रखो ये सभी खर्चे हम कॉस्टिंग अकाउंट में शो नहीं करते हैं। अब ध्यान रखो ये अगर फाइनेंशियल अकाउंट में इस एक्सपेंस को शो किए तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका, कम हो गया, बट कॉस्टिंग में आपने इनको नहीं शो किया तो प्रॉफिट आपका यहाँ का क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप किसी खर्चे को प्रॉफिट, किसी खर्चे का प्रॉफिट का हमेशा बहुत कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रिलेशन है। अगर कोई एक्सपेंस आप कॉस्टिंग में शो कर रहे हो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट अगर कोई एक्सपेंस आप कॉस्टिंग में नहीं शो कर रहे हो उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। यही बात हमको ध्यान में रखना है फाइनेंशियल बुक के लिए। अगर कोई खर्चा हम फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं बट कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो रहा है और कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और हमको यहाँ पर क्या करना है, उन दोनों रीजन को चेक करना है जिस वजह से दोनों क्या है, डिफरेंस क्रिएट करें और उसको खत्म करना है। डोनेशन हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉस हो गए, पेनल्टी पनिशमेंट हो गया, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इन सभी खर्चों को हम लोग और नहीं करते हैं कहाँ पर, कॉस्टिंग में। इसीलिए कॉस्टिंग का हमारा प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये पहला रीजन है हमारा, कुछ ऐसे खर्चे और एक्सपेंसेस जो कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, डेप्रीसिएशन के चार्जिंग के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, एसएलएम मेथड, एन्यूटी मेथड एंड मैनी मोर। अब आप ध्यान रखो
अगर कॉस्टिंग में हमने एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, तो ध्यान रखो कॉस्टिंग में एक्सपेंस ओवर चार्ज हो रहा है। यहां पर डेप्रिसिएशन का रेट हमेशा एक होता है, ज्यादा बर्डन पड़ रहा है खर्चे के ऊपर, बट यहां पर क्या है, कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इंपैक्ट क्या हुआ इसका? इंपैक्ट ये हुआ कॉस्टिंग में एक्सपेंस ओवर चार्ज हो गया। मान लो यहां से 15,000 था, यहां 13,500 था, तो 1,500 रुपया कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा होगा। अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस आ रहा है। आप क्या करोगे, चेक करोगे जितना खर्चा ओवर हुआ है उतना वापस ऐड बैक कर दो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो पहले अभी आप चेक कर लो खर्चे कैसे या प्रॉफिट में दोनों के डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, बाकी आप और चीजों को तो कर ही लोगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है, अगर डेप्रिसिएशन के मेथड में डिफरेंस है तभी दोनों अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस आना। फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करते हो, हमेशा ध्यान रखोगे आप जो हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो AS2 के रूल को फॉलो करता है, कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो क्या है कम। जो हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो AS2 का नॉर्मली या जनरली रूल रेगुलेशन फॉलो करता आ रहा है, जैसे कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो लोअर होगा उसी पर वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा। बट कॉस्टिंग में बहुत सारे मेथड है AS2 के अकॉर्डिंग भी या उसके अलावा भी, अगर आप देखो लीफो, फीफो, मीफो है ना, एवरेज स्टॉक मेथड, ABC एनालिसिस, जो कि बहुत सारे मेथड है, उसके अकॉर्डिंग क्या करे वो अपनी स्टॉक का वैल्यूएशन कराए। दोनों में अंतर आना स्वाभाविक होगा, इस बात को आप कि दोनों के मेथड और टेक्निक, दोनों के रूल रेगुलेशन, दोनों के प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या हो गए, अलग अलग है थोड़ा, ठीक है। फिर अभी देखो कुछ खर्चों को हमने कॉस्टिंग में या फाइनेंस में ज्यादा कर दिया या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ज्यादा कर दिया और फाइनेंशियल बुक में कम कर दिया, तो दोनों वजह के अकॉर्डिंग हमारा कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट, ठीक है। फिर देखोगे नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस का अलग अलग एलोकेशन कर रहे हो आप, अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वजह से आपकी कॉस्टिंग और फाइनेंशियल प्रॉफिट में। तो यहां तक पहले आप लोग लिख लो पांचों रीजन। इस कारण से कॉस्टिंग और फाइनेंशियल के रिकॉर्ड क्या है, आपस में टैली नहीं करें, इस वजह से हमको रिकॉर्ड को टैली करने की रिक्वायरमेंट। यहां तक जब आप लिख लोगे बेटा फटाफट कमेंट कर दोगे। अब जो मेरे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं वो एकदम प्रिपेयर हो जाएं। अब लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी आपकी पर डे की, ठीक है ना, एक दो दिन के बाद से आपकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। आप प्रॉपर कनेक्ट हो और जो भी डाउट है आप अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, पहले आप फॉर्मेट लिख लो फिर मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ इसको। राइटिंग आज सही नहीं पाई, अब एकदम बात नहीं चल लगाओ। तो भी हो गया बेटा।
देखेंगे अब हम लोग एक चीज ध्यान दो, जब आप बीआरएस बना रहे थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो मैं क्या कर रहे थे आप, उस समय आप यहां पर लेके चलते थे बैलेंस एज पर कैशबुक या बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर आप कैशबुक लेके चलते थे तो आंसर पासबुक का, अगर पासबुक लेके चलते थे बैलेंस कैशबुक का आता था। उसी तरह यहां पर देखो हम लोग प्रॉफिट लेके चले किसका, कॉस्टिंग का। अगर प्रॉफिट यहां पर फाइनेंशियल का आ गया, कॉस्टिंग का प्रॉफिट लेके आप चले और फाइनेंशियल का प्रॉफिट आ गया, जो आप आंसर निकाले होगे आप समझ जाना आंसर सही है, अदरवाइज आंसर क्या है, गलत है। चलो देखो, अगर कॉस्टिंग का प्रॉफिट लेके चल रहे हो तो सबसे पहले बताया गया ओवर चार्ज ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। समझेंगे यहां पर, ध्यान से समझो कि जितना अकल है सब लोग लगाओ यहां पर ध्यान से। ऐसा कोई एक्सपेंस जो कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर चार्ज है, सब लोग ध्यान दोगे, अगर 4-5 बातें समझ जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप जरा सा भी यहां पर लापरवाही करोगे समझ जाओ आप 20 नंबर से हाथ धो बैठोगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना, जब भी आपको कॉन्सेप्ट कराया जाए आप प्रॉपर चैप्टर पर ध्यान रखो, क्योंकि देखो यही आपके उस चैप्टर का क्या है, प्राण है। अगर आप इसी देखो, या तो आप क्वांटिटी पर ध्यान दो, 100 सवाल लगाओ तब आपको मेथड समझ में आए, या तो देखो आप कॉन्सेप्ट समझ लो आराम से घूमो, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। देखो बेटा, गधे और घोड़े में अंतर होता है, और वो अंतर कौन डिसाइड करेगा, आप। कैसे, ऐसे देखो, हमने बोला एक्सपेंस है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर चार्ज है या अंडर चार्ज है, आप इसको चेक करो। अब आपको कैसे पता चलेगा खर्चा ओवर चार्ज है या अंडर चार्ज है, आप इसको का कंपैरिजन करो किससे, फाइनेंशियल। मान लो कोई एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 10 है और कॉस्टिंग में कितना है, 12 है। अगर ये यहां 2000 रुपए ओवर चार्ज है, 2000 ओवर चार्ज है, इसका मतलब 2000 से प्रॉफिट आपका कम हो गया। जितना आपका एक्सपेंस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट आपका कम होता चला जाएगा, इस बात को आपको ध्यान। अब आपको दोनों मैच कराना है, कैसे मैच कराओगे। अगर कोई एक्सपेंस ओवर चार्ज है, यहां 10 था यहां 12 था ना, कंपैरिजन क्या, दो कॉस्टिंग में ज्यादा हो गया था, जितना ज्यादा होगा उतना आप ऐड कर दो, यही बात मैं आपको। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं और वो खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर है और फाइनेंशियल में क्या है, अंडर है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप, दोनों कंपैरिजन किए अभी, फाइनेंशियल में 10 था, कॉस्टिंग में 12 था, कॉस्टिंग में ज्यादा कितना था, 2, तो 2000 को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। 2000 को क्या करेंगे आप, ऐड कर दोगे। पहली बात ये ध्यान रखना, अगर कोई खर्चा कोई एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर चार्ज है, आप उसको उठा के ऐड कर दो, कितने से, जितने से ओवर चार्ज है। यहां पर 12, यहां पर 10, 2000 रुपए क्या है, अंडर। ऐसा कोई एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अंडर चार्ज है, आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दो। ध्यान रखना इस बात को, अगर अंडर चार्ज तो माइनस, ओवर चार्ज तो प्लस। कहां पर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इस बात को आपको ध्यान। टेबल में देखो क्या लिखा है, ओवर चार्ज अगर कोई खर्चा कॉस्टिंग में, आप उसको क्या कर दे रहे हो, ऐड कर दे रहे हो। अंडर चार्ज है कोई खर्चा कॉस्टिंग में, क्या कर दे रहे हो, माइनस कर दे रहे हो। पहली बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे क्लेम कर सकते हो,
यहां तक किसी बच्चे को मेरा ख्याल है कोई डाउट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़े हम, पक्का पक्का। फिर प्रॉफिट और रिसिप्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई प्रॉफिट या कोई रिसिप्ट जो एक्सक्लूड कर दिया गया है, कहां से? कॉस्ट अकाउंट से। अब ये बताओ, ये दो बात तो क्लियर हो गई, ओवर है कॉस्टिंग में ऐड करो, अंडर है कॉस्टिंग में माइनस करो। दूसरे पर आ जाओ, रिसिप्ट या इनकम की बात हो रही है, या प्रॉफिट या रिसिप्ट की बात? क्या बोला इसने? एक्सक्लूड है, नहीं दिखाएगी कॉस्टिंग में। अब बताओ भाई, अगर प्रॉफिट आप कॉस्टिंग में नहीं दिखा रहे होगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा कि नहीं? अगर आप रिसिप्ट या इनकम को कॉस्टिंग रिकॉर्ड में नहीं ऐड कर रहे होगे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया ना, क्या इंपैक्ट होगा? ऐड कर दो। ऐसी रिसिप्ट या इनकम जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड में नहीं दिखाई गई बट फाइनेंशियल रिकॉर्ड में दिखाई गई, तो क्या कर देना है? उठा के ऐड कर देना। फाइनेंशियल में दिखाया गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या है? ज्यादा शो कर रहा है, बट कॉस्टिंग में आप नहीं दिखाए, कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या शो कर रहा है? कम, इसलिए उसको उठा के ऐड कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान। फिर एक्सपेंस और लॉस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरे में आ जाओ। एक्सपेंस और लॉस, अब देखो भाई, तो रिसिप्ट या इनकम जो कॉस्टिंग में नहीं शो किए थे तो उठा के ऐड कर दिए। अब ये बताओ, एक्सपेंस या लॉस अगर फाइनेंस में से माइनस कर दिए हो तो इसका प्रॉफिट कम होगा, बट यहां पर नहीं शो किए थे, यहां पर शो करो, क्या हो जाएगा? माइनस करोगे, कहां से? कॉस्ट रिकॉर्ड से। तो तीन बात ध्यान रखना। पहली बात क्या, ऐसा कोई एक्सपेंस जो ओवर है या ओवर चार्ज है या ओवर रिकवर है कॉस्टिंग में, उसको उठा ऐड कर दोगे। ऐसा कोई एक्सपेंस जो अंडर रिकवर है, माइनस कर दो। ऐसा कोई रिसिप्ट या इनकम जो कॉस्टिंग में नहीं शो किए हो, ऐड कर दो। ऐसा एक्सपेंस या लॉस जो कॉस्टिंग में नहीं शो किए हो, उसको माइनस कर दो। यहां तक बात क्लियर है आपको? ऐसा खर्चा रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब एक बात देखो इसको, ऐसा कोई खर्चा जो केवल कॉस्टिंग में दिखाए हो और फाइनेंशियल में नहीं दिखाए हो। मान लो 500 यहां दिखाए या नहीं दिखाए, दोनों कंपैरिजन अगर करो तो कॉस्टिंग में क्या है? ओवर है कि नहीं है? फाइनेंस में आपने शो ही नहीं किया, बट कॉस्टिंग में क्या है? ओवर है। तो क्या कर दोगे? इसको उठा के ऐड कर दो, है कि नहीं? भाई देखो, फाइनेंशियल अकाउंट में 0 है, आपके यहाँ 500 है, तो मतलब कॉस्ट में क्या कर रहा है? ओवर कर रहा है। तो मैं आपको एकदम सरल सरल समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये पेपर में आ गया 20 नंबर का बेटा, तुम्हारा 20 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, इस बात को ध्यान, इस बात की गारंटी रखो। अब पांचवा पर आ जाओ। इसी का उल्टा कर दो, इनकम रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। यहां पर रिकॉर्ड नहीं किए, यहां पर इनकम को रिकॉर्ड कर दिए 500। अगर रिकॉर्ड कर दिए हो
केवल कॉस्ट में, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्या करोगे इसको कॉस्टिंग रिकॉर्ड में से माइनस कर दो। तो अभी तक मैंने आपको 5 बात बताई। अगर खर्चा ओवर है ऐड करो, अंडर चार्ज है तो माइनस करो। रिसिप्ट या इनकम कॉस्टिंग में नहीं दिखाई गई थी, दिखाओ, इसको ऐड कर दो। एक्सपेंस कॉस्टिंग से नहीं माइनस किए हो, फाइनेंस से माइनस किए हो, यहां पे माइनस कर दो, है ना। केवल कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किए हो खर्चा, ऐड कर दो। केवल कॉस्टिंग में इनकम रिकॉर्ड किए हो, कोई दिक्कत। अब जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आप उसको ध्यान रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूएशन कर दिया है। अगर कॉस्टिंग का आप ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो, इसका मतलब क्या, एक्सपेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग रिकॉर्ड में अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो तो प्रॉफिट कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है। तो ध्यान रखो कि अगर ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का, यहां तक सबको बातें समझ में आ गई। ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन है इसको उठा के आप प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होगा, खर्चा बढ़ जाएगा ना, डेबिट है। कहां पर डेबिट होता है, फाइनेंस में। तो ये समझ जाओ कि अगर खर्चा डेबिट होगा, ओवर होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो सही करो, कैसे, वापस ऐड करो। अंडर वैल्यूएशन है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, माइनस करो। ठीक है यहां तक। यहां तक हमको ध्यान रखना है। अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है माइनस करो, अंडर वैल्यूएशन है, सॉरी ओवर वैल्यूएशन है प्लस करो, अंडर वैल्यूएशन है माइनस करो। क्योंकि ओवर वैल्यूएशन आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है और अंडर वैल्यूएशन प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। तो जब कम करेगा तो ऐड करना है, जब ज्यादा करेगा तो माइनस करना है, इस बात को ध्यान रखो। अब इसी का जस्ट रिवर्स करना है क्लोजिंग में। अगर यहां ओवर प्लस है तो यहां ओवर माइनस करो, या अंडर माइनस है तो यहां अंडर प्लस कर दो। आराम से नोट कर लो। ये है आपका ट्रिक। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। हमने 5-6 बातें बताई। पहला आपको देखो यहाँ क्या बताया, अगर कोई एक्सपेंस ओवर चार्ज है कॉस्टिंग में ऐड कर दो, अगर कोई एक्सपेंस अंडर चार्ज है माइनस कर दो। सारी बात कॉस्टिंग की है। कोई प्रॉफिट या रिसीव जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड किए हो ऐड कर दो, कोई एक्सपेंस या लॉस जो कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं किए हो माइनस कर दो। ऐसा आइटम जो केवल कॉस्ट रिकॉर्ड में एक्सपेंस का है, केवल कॉस्ट रिकॉर्ड में माइनस किए हो या रिकॉर्ड किए हो, रिकॉर्ड करने का मतलब माइनस ही किए हो, उसको उठा के ऐड कर दो। जो इनकम नहीं रिकॉर्ड किए हो या जो इनकम है केवल कॉस्टिंग में रिकॉर्ड है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग का ऐड कर दोगे, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग का माइनस कर दोगे। अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग का ऐड कर दोगे, ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग का माइनस कर दोगे। जो प्रॉफिट आ जाएगा आपका वो किसका प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल का। यही इतना बात है इस चैप्टर में, बाकी कोई बात है नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक।
बाकी चैप्टर बहुत इजी है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ना, और किन रीजनों से बैलेंस टैली नहीं कर रहे हैं, और उन रीजन को फाइंड आउट किया गया, उनके बारे में समझा गया है। अब ध्यान रखोगे अगली क्लास में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर मैंने आपको देखो यहाँ पे रूल रेगुलेशन बताया है, ऐसा कोई खर्चा है जो ओवर रिकवर है कॉस्टिंग में, उसको आप ऐड कर दो। ऐसा कोई इनकम है अंडर चार्ज है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर ऐसा कोई एक्सपेंस है जिसको आपने केवल कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किया है, उसको ऐड कर दो। ऐसी कोई एक्सपेंस है जो केवल कॉस्टिंग में रिकॉर्ड की है, उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐसी कोई इनकम है जो केवल कॉस्टिंग में रिकॉर्ड की है, आप उसको माइनस कर दो। ठीक है, फिर अंडर वैल्यूएशन आप माइनस कर दोगे किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। ओवर वैल्यूएशन आप ऐड कर दोगे किसका, ओपनिंग स्टॉक का। अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग का, और इसका अपोजिट माइनस कर दोगे, यही बात है इसमें। अच्छा, अगर हम यहाँ फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट ले, ये सारी चीजें जो ऐड हो रही है माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस हो जा रही है वो ऐड आ जाएंगी, और यहाँ पर आप कॉस्ट का प्रॉफिट निकालोगे और फाइनेंस करोगे। अगर कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिए हो तो फाइनेंस का आंसर आएगा, फाइनेंस का लिए हो तो कॉस्टिंग का आएगा। ठीक है, आज की बात हम लोग अपने क्लास में यहीं तक की रखेंगे, आगे सारी बात अगले क्लास में होगी। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय।